हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। हम लोग क्लास 12 का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग अभी तक सारा ऑलमोस्ट आपका सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। कुछ ही टॉपिक्स हमारा बाकी है जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ट्रांसलेशन। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे जेनेटिक कोड के बारे में। अगर जेनेटिक कोड के बारे में आप लोगों को पढ़ना हो तो आप जा करके मेरे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? तो हम सिंपली बोलते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है, तो हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। ये एक प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है? तो हम जानते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है उसके पास हमारा क्या होता है? कोडोन होता है, और मैसेंजर आरएनए के पास हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट होता है? तो वो इन्फॉर्मेशन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हम इसको ट्रांसलेशन प्रोसेस क्यों कहते हैं? ट्रांसलेशन प्रोसेस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेट होता है। क्या ट्रांसलेट होता है? तो आप बोलते हो कि न्यूक्लियोटाइड का ट्रांसलेशन होता है। किस में ट्रांसलेशन होता है न्यूक्लियोटाइड का? तो एमिनो एसिड में न्यूक्लियोटाइड का ट्रांसलेशन होता है। इट मीन्स न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलेट होता है। किस में ट्रांसलेट होता है? तो एमिनो एसिड में ट्रांसलेट होता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम सिंपली कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इट मीन्स हम इसके पास कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है उसके न्यूक्लियोटाइड के पास उसके पास न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड के पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इट मीन्स न्यूक्लियोटाइड के पास जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट होगा? वो न्यूक्लियोटाइड का इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगा आपका एमिनो एसिड्स में। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड एक तरफ है और दूसरी तरफ एमिनो एसिड है। मतलब एक तरफ आपका एक डिफरेंट लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड का लैंग्वेज है और दूसरी तरफ आपका एमिनो एसिड्स है जो प्रोटीन का लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कन्वर्टेड इनटू लैंग्वेज ऑफ एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है ये। ठीक है, तो ये इसी को हम पढ़ते हैं किसमें? ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो हम लोग लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन होता क्या है? अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हम सिंपली कह लेते हैं द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन in which nucleotide present on mRNA in the form of triplet codon, is converted into amino acid, and form polypeptide, तो सिंपली हम कहने का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड होगा, इन द सेंस हमारे पास कोई एमआरएनए है। हमारे पास क्या है? कोई एमआरएनए है। ठीक है, एमआरएनए के पास कोई सीक्वेंस है, जैसे AUG है, GUG, GAG, कुछ भी समथिंग आपका GUG हो गया, GAG हो गया। ठीक है, मान लो हमारा ये है, तो ये हमारा कोडोन कहलाता है। ये हम लास्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं इसको काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन भी हम डाल देंगे, आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, हम कहते हैं कि ये एमआरएनए है, एमआरएनए के पास ये कोडोन है, और कोडोन किसको कोड करेगा? तो एमिनो एसिड को कोड करेगा। जिस सीक्वेंस में ये कोडोन है उसी सीक्वेंस में हमारा क्या बनेगा? उसी सीक्वेंस में हमारा एमिनो एसिड का सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि AUG किसको कोड करता है? तो हम सिंपली अगर बोल लेते हैं तो ये मेथियोनिन को कोड करता है, GUG वैलिन को कोड करता है, GAG आपका ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। तो इस टाइप से आपका क्या बनता चला जाएगा? इस टाइप से आपका कहीं ना कहीं पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का लैंग्वेज है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ट्रांसलेट हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड टू किस में कन्वर्ट हो रहा है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर हम ट्रांसलेशन करवाते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल क्या होगा? मतलब ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चीज़ का हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
तो ये है आपका ट्रांसलेशन, क्लियर ना। अब हम कहते हैं ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या है, रिक्वायर्ड क्या क्या है, तो हम सिंपली बोल लेते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए किस किस चीज़ का ज़रूरत है, तो हम ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरत की बात करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं पहला हमारा राइबोसोम होगा, ठीक है। क्या होगा, राइबोसोम होगा। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, फिर हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो राइबोसोम है, इसके अलावा आपका क्या है, मैसेंजर आरएनए है, इसके अलावा आपका क्या है, तो आप बोलोगे ट्रांसफ़र आरएनए है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, तो आप बोलोगे इसके अलावा आपका कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है, इसके अलावा आप बोलोगे कि हमारे पास एमिनो एसिड का ज़रूरत है। किस चीज़ का ज़रूरत है, एमिनो एसिड का ज़रूरत है। और क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम सिंपली बोल लेते हैं और हमें ज़रूरत है कहीं ना कहीं, एक होता है आपका पेप्टिडाइल, एक होता है आपका एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। तो ये सारा का हमें रिक्वायरमेंट है। देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या है यहाँ पे, अगर हम कहते हैं तो ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायरमेंट सबसे पहले राइबोसोम का रिक्वायरमेंट है। राइबोसोम के अलावा हमारा मैसेंजर आरएनए का रिक्वायरमेंट है, हमारा ट्रांसफ़र आरएनए का रिक्वायरमेंट है, हमारा एमिनो एसिड का रिक्वायरमेंट है, और हमारा किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है हमें प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, पहले हम उसके रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, देन रिक्वायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं आपका हम प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस पे आएंगे, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस से पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा एमिनो एसिड्स या हमारा ट्रांसफ़र आरएनए कैसे एक्टिवेट होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में 3 स्टेप्स होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर एक चीज़ और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, एमिनो एसिड्स एंड फाइनली एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। इसी के अंदर आपका होता है कहीं ना कहीं राइबोसोमल आरएनए, इसी के अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है, इसलिए हम राइबोसोमल आरएनए को सेपरेटली नहीं लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं और हम बोल चुके हैं कई बार कि कहीं ना कहीं आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसफ़र आरएनए का भी रिक्वायरमेंट है, राइबोसोमल आरएनए का रिक्वायरमेंट है एंड मैसेंजर आरएनए, तीनों का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए कहीं ना कहीं इस राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है, किस चीज़ के लिए, ये हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है किस चीज़ के लिए, तो ट्रांसलेशन के लिए हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल होता है ये सारा चीज़, ठीक है ना। अब हम आते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं कि ये मतलब क्या है, हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्लियर। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हम आते हैं राइबोसोम पे, सबसे पहले हम आते हैं किस पे, राइबोसोम पे। अब हम बोलेंगे राइबोसोम क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं, राइबोसोम, तो राइबोसोम हम जानते हैं कि राइबोसोम हमारा एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है। राइबोसोम क्या है, एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। और हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसके बारे में डिटेल में सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो राइबोसोम आपका मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो 2 टाइप का होता है। राइबोसोम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। अच्छा, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा कंपोजिशन देख लें। तो हम कहते हैं कि राइबोसोम जो बना होता है वो राइबोसोमल आरएनए का बना होता है और प्लस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये 2 चीज़ का बना हुआ होता है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको। राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है, राइबोसोमल आरएनए का बना होता है और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो हम कहते हैं सिंपली ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। कितना, एक होता है आपका 70S और एक होता है आपका 80S राइबोसोम होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 70S कहाँ पे होता है, तो हम सिंपली बोलते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, ठीक है। और किसके अंदर होता है, तो हम बोलेंगे ये हमारा यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाया जाएगा। और किसके अंदर पाया जाएगा, तो आप बोलोगे ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा। तो यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70s पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी 70s पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम 80s की बात करते हैं तो हम बोलते हैं 80s कहाँ पाया जाता है, तो हम बोलते हैं यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कहलाता है, ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कहलाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कहलाता है, जो क्या होगा आपका 80s होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका दो टाइप का क्या होता है, राइबोसोम होता है। आप कहोगे ये दो टाइप का राइबोसोम तो है, लेकिन जो 70s राइबोसोम है, 70s राइबोसोम है, ये 70s राइबोसोम का भी दो सब यूनिट होता है। एक सब यूनिट को हम सिंपली बोल लेते हैं कि हमारा लार्ज सब यूनिट है, और दूसरा सब यूनिट को हम लोग बोल लेते हैं कि हमारा क्या है, स्मॉल सब यूनिट होता है। तो हम कहते हैं सिंपली कि जो 70s राइबोसोम है उसका दो सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है एंड एक स्मॉल सब यूनिट्स होता है। ठीक है, जो लार्ज सब यूनिट होता है इसका, उसको हम बोलते हैं 50s, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, जो स्मॉल सब यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम 30s। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 50s और 30s मिलके तो हमारा 80s हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 70s है। तो ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट पे डिपेंड करता है, वो सब चीज़ हम लोग सेल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका स्मॉल सब यूनिट 30s है। ओके, हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 80s है। 80s भी आपका किस में कन्वर्ट होगा, दो सब यूनिट्स में कन्वर्ट होगा, एक लार्ज सब यूनिट होगा और एक आपका स्मॉल सब यूनिट होगा। जो लार्ज सब यूनिट होगा, तो लार्ज सब यूनिट में क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं लार्ज सब यूनिट 60s का होगा, और स्मॉल सब यूनिट कितने का होगा, तो हम सिंपली बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट्स जो होगा वो आपका 40s का होगा। ठीक है, तो हम 70s का भी दो सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। इसका भी 80s का भी दो सब यूनिट होगा, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट्स। सब यूनिट्स जो आपस में एसोसिएटेड होता है, देखो ये अगर हमारा एसोसिएट होता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, आप कह सकते हो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम present in एसोसिएटेड फॉर्म में पाया जाएगा। एसोसिएटेड फॉर्म का क्या मतलब है, यहाँ पे जो लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट दोनों क्या करेगा, आपस में कंबाइंड रहेगा, एक जगह एग्रीगेट रहेगा, वो एसोसिएटेड फॉर्म कहलाएगा। हम यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बना रहे हैं कि हम बाकी स्ट्रक्चर वगैरह कहीं ना कहीं हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल सब यूनिट है, मान लो आपका स्मॉल सब यूनिट है, और ये लार्ज सब यूनिट है। ठीक है, और लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट दोनों किस चीज़ से जुड़ा हुआ होगा, किस केमिकल से, हम सिंपली बोलते हैं कि कहीं ना कहीं लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट के जुड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, Mg2+ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, Mg2+ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो Mg2+ हेल्प करता है लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट दोनों को आपस में एसोसिएट होने के लिए। ठीक है, तो एसोसिएट वो कब होगा, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो जो राइबोसोम है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। डिसोसिएटेड फॉर्म का मतलब क्या है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट दोनों अलग अलग होगा, दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि राइबोसोम एसोसिएटेड फॉर्म में कब होगा, जब वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। और एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल्स कौन है, तो हम सिंपली कह लेते हैं कि जो Mg2+ है वो एसोसिएशन करवाता है। ठीक है, अगर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो किस फॉर्म में होगा, तो हम बोलेंगे वो डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। डिसोसिएटेड फॉर्म का मतलब क्या है, तो डिसोसिएटेड फॉर्म का सिंपली मीनिंग ये है कि लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट दोनों अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे एसोसिएटेड फॉर्म, उसी तरीके से आपका डिसोसिएटेड फॉर्म भी होगा। डिसोसिएटेड फॉर्म मतलब ये लार्ज सब यूनिट अलग होगा, स्मॉल सब यूनिट अलग होगा। ठीक है, ये एसोसिएट कब करेगा, तो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ये एसोसिएट होगा। जब हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इनिशिएशन होता है वहाँ पे जाकर के ये एसोसिएट होता है और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। तो बात समझ में आ रही है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। ठीक है ना, अब हम आते हैं इसमें
कि लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट का क्या मीनिंग है यहाँ पे और क्या करेगा, लार्ज सब यूनिट क्या करेगा, स्मॉल सब यूनिट्स क्या करेगा। ठीक है, तो हम यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं इसको, यहीं पे चलो हम डिस्कस कर देते हैं। हम मेनली प्रोकैरियोट्स का प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोट्स में ही डिस्कस करते हैं। देखो हमारा जो लार्ज सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट, ठीक है, इसका काम क्या है, तो हम कहते हैं कि लार्ज सब यूनिट जो होता है वो एक टनल प्रोवाइड करता है, जिस टनल से क्या होता है, जो हमारा ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड्स है, मतलब जो हमारा न्यू प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रोटीन सिंथेसिस उससे एग्जिट होता है, उससे बाहर आता है। ठीक है, किससे, आपका लार्ज सब यूनिट के उस टनल से बाहर आता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर से हम दिखा रहे हैं, देखो ऐसे होता है कुछ। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास, हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास ये स्मॉल सब यूनिट्स है, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट्स है, और यहाँ पे हमारा लार्ज सब यूनिट्स है इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बीच में कहीं मैसेंजर आरएनए होगा, और मैसेंजर आरएनए से हमारा क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए पे ही हमारा ट्रांसफर आरएनए वगैरह होगा, और वो क्या बनाता रहेगा, मैसेंजर आरएनए पे हमारा ट्रांसफर आरएनए वगैरह होगा, हम लोग देखेंगे उसको, और वो क्या बनाएगा, आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। जैसे हम यहाँ पे एक ट्रांसफर आरएनए वैसे ही दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए इस टाइप से मान लो है। ठीक है, हम डिटेल स्ट्रक्चर अभी देखेंगे, और ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका 3 प्राइम है, और 3 प्राइम पे ही ग्रोइंग रीजन होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, तो सॉरी पॉलीपेप्टाइड होता है। अब यहाँ मान लो हमारा पॉलीपेप्टाइड है, कुछ इस टाइप का पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा तो इसके ऊपर ग्रूव होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इस टाइप का ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर, लार्ज सब यूनिट के अंदर ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस ग्रूव से क्या होगा, हमारा जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो पॉलीपेप्टाइड बाहर की तरफ निकलता चला जाएगा, वो पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो हम सिंपली बोल लेते हैं जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, इस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड का के लिए एक टनल होता है, इसको हम सिंपली टनल बोल लेते हैं, टनल बोल लेते हैं। उस टनल से क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका एग्जिट होगा, किसका होगा, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड का। तो लार्ज सब यूनिट होता है, उस लार्ज सब यूनिट के पास एक टनल्स होते हैं, जिस टनल्स से क्या निकलता है, आपका जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है, जो नया प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, वो बाहर की तरफ निकलता है। दूसरा चीज़ कि कहीं ना कहीं जो लार्ज सब यूनिट होता है वो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड को किससे बचाता है, तो डिफरेंट टाइप के डिग्रेडेशन एंजाइम से बचाता है, डिफरेंट टाइप के डिग्रेडेशन एंजाइम से बचाता है। तो इसके अंदर ये 2 चीज़ होता है। ठीक है, और दूसरा आपका स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट क्या करता है, यहाँ पे आरएनए से, मैसेंजर आरएनए से बाइंड करता है, मैसेंजर आरएनए से क्या करता है, बाइंड करता है। बाद में लार्ज सब यूनिट भी आता है, वो भी बाइंड करता है। ठीक है, लेकिन पहले हम कह सकते हैं कि आपका कौन बाइंड करता है, स्मॉल सब यूनिट्स आकर के बाइंड करता है। ठीक है, तो हम ये लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट और राइबोसोम का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो राइबोसोम में क्या हो गया, तो राइबोसोम में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि राइबोसोम 70S भी हो सकता है, राइबोसोम 80S भी हो सकता है। ठीक है, राइबोसोम आपका 70S भी हो सकता है, राइबोसोम 80S भी हो सकता है। 70S राइबोसोम किस में होगा, तो आप बोलोगे प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होगा। 80S राइबोसोम किस में होगा, तो आप बोलोगे जो 80S राइबोसोम होगा वो किस में पाया जाएगा, 80S राइबोसोम आपका यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो हमारा 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम has 70S राइबोसोम has 3 different types of 3 different साइट, सीधा लिख सकते हो 3 different साइट। इसके अंदर 3 डिफरेंट साइट्स होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 3 डिफरेंट साइट होता है, 3 डिफरेंट साइट्स होता है, या हम सिंपली 3 डिफरेंट बाइंडिंग साइट बोल सकते हैं। 3 डिफरेंट हमारा क्या होता है, बाइंडिंग साइट हो सकता है। ठीक है, अब ये 3 डिफरेंट हमारा बाइंडिंग साइट्स कौन कौन सा होता है, तो हम बोलते हैं कि एक साइट होता है जिसको हम बोलते हैं ए साइट। ठीक है, एक साइट होता है जिसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं पी साइट, और तीसरा साइट होता है जिसको हम बोलते हैं ई साइट। ठीक है, तीसरे साइट को हम बोलते हैं ई साइट। तो हम कहते हैं कि जो हमारा 70S राइबोसोम होता है इसके अंदर 3 साइट होता है। एक साइट को हम बोलते हैं ए साइट, दूसरे साइट को बोलते हैं हम पी साइट, और तीसरे साइट को बोलते हैं हम लोग ई साइट। ठीक है, हम इसको बोलते हैं, ये है आपका ए साइट जो होता है वो एमिनो एसाइल, वो एमिनो पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेंस साइट होता है। सिंपली
एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, ये हम सिंपली बोल लेते हैं इसको एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट होता है, ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए साइट को हम बोलते हैं एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट होल्ड्स इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए, it holds incoming transfer RNA which is charged with amino acid। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मीनिंग ये है कि जो एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट्स होगा, ये साइट्स क्या करेगा? तो ये साइट्स क्या करेगा, जो नया ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, ठीक है, इनकमिंग जो ट्रांसफर आरएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किस चीज को लेकर के आएगा? एमिनो एसिड को लेकर के आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहने का चार्ज विथ एमिनो एसिड, कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये साइट क्या करेगा, जो इनकमिंग हमारा ट्रांसफर आरएनए है, जो ट्रांसफर आरएनए किसको लेकर के आ रहा है, वो एमिनो एसिड को लेकर के आ रहा है, वो किससे बाइंड करेगा? तो वो हमेशा ए साइट से बाइंड करेगा। ठीक है, तो ए साइट के पास क्या एबिलिटी है कि वो क्या करेगा, जो इनकमिंग आपका ट्रांसफर आरएनए है, उस इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए को वो रिसीव करेगा और उससे बाइंड होगा इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है आपका पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट, पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट। तो अब बोलोगे सर इसका क्या काम है पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट्स का? तो हम सिंपली बोल लेते हैं कि इट होल्ड्स ट्रांसफर आरएनए which is linked with growing polypeptide chain। इसका क्या मतलब हो गया? देखो ये सारा चीज़ आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा जब हम इस प्रोसेस को पूरा बताएंगे तो समझ में आएगा। अभी तो हम बता रहे हैं कि ये साइट सब होता क्या है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या चार्ज ट्रांसफर एमिनो एसिड क्या है और ये कैसे इससे बाइंड करेगा। तो ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे हम इसके प्रोसेस में, ये सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे, कैसे आएगा, कैसे बाइंड करेगा, कौन सा ए साइट है, कहाँ पे पी साइट है, कैसे ये बाइंड करता है। ठीक है, सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। क्लियर ना? देखो तो यहाँ पे क्या है आपका एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट है, मतलब ए साइट। ए साइट पे क्या होगा, जो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए होगा, इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए जो एमिनो एसिड को लेकर के आ रहा है, ठीक है, वो बाइंड करेगा ए साइट से। ठीक है, दूसरा आपका जो पी साइट्स है, उस पी साइट्स पे क्या होगा, जो हमारा न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है, वो जिस ट्रांसफर आरएनए पे बन रहा है, वो ट्रांसफर आरएनए किस पे बाइंड करेगा, वो ट्रांसफर आरएनए आपका पी साइट पे बाइंड करेगा। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ किया पेप्टिडाइल ट्रांसफर, मतलब जो पेप्टाइड बन रहा है, जो एक आपका पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, वो पॉलीपेप्टाइड बनने वाला जो जिस पे बन रहा है, जिस ट्रांसफर आरएनए में, वो ट्रांसफर आरएनए किस पे बाइंड करेगा, वो ट्रांसफर आरएनए पी साइट पे बाइंड करेगा। और तीसरा है आपका एग्जिट साइट। एग्जिट साइट क्या होता है, इट रिमूव्ड डीएसिटाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए। कहने का मतलब ये वो साइट है जहां से ट्रांसफर आरएनए क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, जहां पे ट्रांसफर आरएनए क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, डीएसिटाइलेटेड का मतलब है कि अब उस पर कोई भी आपका एमिनो एसिड नहीं है, विदाउट एनी एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जो एग्जिट हो जाएगा उसको बोलेंगे हम कहीं ना कहीं एग्जिट साइट। ये सारा का सारा चीज़ डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर से देख लें तो क्या होगा, हमारा स्मॉल सब यूनिट्स है और स्मॉल सब यूनिट्स पे आपका क्या हो जाएगा, लार्ज सब यूनिट है। तो इस पे डिफरेंट साइट्स होता है और डिफरेंट साइट्स कौन कौन सा है, तो हम बोलते हैं सिंपली इस पे आपका ए साइट होता है, इस पे आपका ए साइट होगा, इस पे आपका क्या होगा, पी साइट होगा, और इस पे क्या होगा, तो हम कहते हैं सिंपली इस पे ई साइट होगा। ठीक है, तो ए साइट होता है, पी साइट होता है एंड ई साइट होता है। ठीक है, ए साइट जो होता है उसको हम सिंपली बोल लेते हैं एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट। ठीक है, और दूसरा साइट जो होगा उसको बोलेंगे पेप्टिडाइल
ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट, और तीसरा जो साइट होगा उसको हम बोलेंगे एग्जिट साइट। मतलब जो हमारा इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए है, जो हमारा इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए है वो किससे आकर के बाइंड करेगा, इससे आकर के बाइंड करेगा, ठीक है। और जो हमारा ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो वाला ट्रांसफर आरएनए कहाँ बाइंड करेगा, वो वाला ट्रांसफर आरएनए पी साइट पे बाइंड करेगा, ठीक है। और दूसरा आपका किस पे बाइंड करेगा, सॉरी देन यहाँ पे शिफ्टिंग प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ हम आगे डिस्कस अभी करेंगे। इस पे जो बाइंड किया वो फिर इस पे आता है, फिर इस पे आता है और फाइनली वो एग्जिट कर जाता है, ठीक है। ये हम लोग अभी प्रोसेस में डिस्कस करेंगे, क्लियर ना। तो हम लोग कहते हैं ये 3 साइट किस पे पाया जाता है, राइबोसोम पे पाया जाता है। तो राइबोसोम में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि राइबोसोम कितने टाइप का होता है, ठीक है। राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है, राइबोसोम कितने टाइप का होता है, ठीक है। 70S 80S, 70S का 2 सब यूनिट होता है, 80S का भी 2 सब यूनिट होता है। 70S का सब यूनिट्स क्या होता है, तो आप बोलते हो 50S प्लस 30S होता है। और 80S का सब यूनिट क्या होता है, तो आप बोलते हो 60S प्लस 40S होता है, ठीक है। अब लार्ज सब यूनिट क्या करता है, तो हम बोलते हैं लार्ज सब यूनिट के अंदर एक टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारा ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं लार्ज सब यूनिट क्या करता है, वो प्रोटेक्ट भी करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड को डिफरेंट एंजाइम से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा स्मॉल सब यूनिट ऑब्वियसली राइबोसोम से बाइंड करेगा और रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, ठीक है। तीसरा चीज़ कि आपका राइबोसोम में और क्या क्या होगा, तो राइबोसोम के अंदर ये 3 बाइंडिंग साइट होता है जिसमें ए साइट होता है, पी साइट होता है एंड ई साइट होता है, ठीक है। राइबोसोम को हम कहते हैं कि सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम पे ही होगा, इसलिए हम इसको राइबोसोम को कहीं ना कहीं प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। कहने का मतलब जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो किसके ऊपर होगा, तो आप कह सकते हो राइबोसोम के ऊपर ही होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो ये तो आपका राइबोसोम हो गया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं मैसेंजर आरएनए पे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मैसेंजर आरएनए पे। अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं, हम अगर mRNA की बात करते हैं, मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए के बारे में वैसे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर हम यहाँ पे बता देते हैं कि आपको प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए क्या होता है और यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या है, ये इट एक्ट्स एज टेम्पलेट, इट एक्ट एज टेम्पलेट, ये टेम्पलेट के जैसे काम करेगा। टेम्पलेट मतलब इसी के अंदर कोडोन होगा और वही कोडोन को कोड किस में किया जाएगा, एमिनो एसिड में कोड किया जाएगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ये एक टेम्पलेट के जैसे काम करेगा, ठीक है। जिससे क्या बनेगा हमारा, जिसके कोडोन को रीड करके हमारा क्या बनेगा, एमिनो एसिड का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो हम मैसेंजर आरएनए, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम सिंपली बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। इसका स्ट्रक्चर मतलब कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो प्रोकैरियोटिक में हम देखते हैं सिंपली, देखो आपका 5 प्राइम होगा, 5 प्राइम से स्ट्रैंड निकलेगा, ठीक है। देन आपका AUG कहीं ना कहीं से इनिशिएट होगा ये रिएक्शंस, ठीक है। AUG होगा, AUG के बाद इसका स्ट्रक्चरल जीन होगा, स्ट्रक्चरल जीन के बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर से स्टॉप कोडन कोई जैसे UAA हो जाएगा, ठीक। बीच में फिर से आपका कहीं ना कहीं इंटरसिस्टोनिक रीजन होगा और फिर से आपका AUG आएगा, इनिशिएट करेगा, फिर आपका प्रोटीन होगा, फिर आपका UAA होगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, UAA होगा एंड फाइनली UAA या कोई भी आपका स्टॉप कोडन ले सकते हो। हम यहाँ पे मान लो UAA ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने UAA लिया है स्टॉप कोडन, और फाइनली यहाँ पे आपका 3 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका कंप्लीट क्या होता है, mRNA होता है, ठीक है। तो mRNA में क्या हो जाएगा, 5 प्राइम से स्टार्ट होगा, 3 प्राइम, ये mRNA है, ये क्या है, mRNA है, किसका, तो हम सिंपली बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में। अब लोग इसमें रीजन कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो 5 प्राइम से यहाँ तक का जो रीजन होगा, इस रीजन को हम बोलते हैं UTR। क्या बोलते हैं इसको, UTR। और कौन सा UTR बोलेंगे इसको हम, 5 प्राइम UTR बोलेंगे। UTR का मतलब क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर UTR का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन कहलाएगा। अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब वो रीजन जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलेंगे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका इनिशिएशन कोडोन यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये हमारा इनिशिएशन कोडोन है, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। देन आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये स्ट्रक्चरल जीन वाला पोर्शन है। कहने का मतलब यहाँ से आपका क्या होगा, प्रोटीन का
सिंथेसिस होगा। अब मान लो यहाँ पे कोई प्रोटीन बन गया, आपका प्रोटीन ए मान लो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ए प्रोटीन बन गया देन आपका स्टॉप कोडोन आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली इसको आप बोल सकते हो स्टॉप कोडोन होता है। और ये आपका क्या है, तो ये आपका इनिशिएशन कोडोन है, ये आपका क्या है, इनिशिएशन कोडोन है, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं अनट्रांसलेटेड रीजन इनिशिएशन कोडोन जैसे ही मिलेगा इनिशिएट होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, स्टॉप कोडोन आएगा उसको स्टॉप कर देगा, मतलब इतना और हमारा क्या इतना सा हमारा क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड बन गया, ठीक है। देन फिर से आप इसके बाद कहीं ना कहीं ये बीच का रीजन होगा जिसको हम बोलते हैं इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन, इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन। सिस्ट्रॉन क्या होता है आप जानते हो, सिस्ट्रॉन क्या है, आप सिंपली यहाँ पे इसको सिस्ट्रॉन भी बोल। सिस्ट्रॉन क्या होता है, कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस है जिससे क्या बनेगा, आपका पॉलीपेप्टाइड बनेगा, ठीक है। तो ये इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन होता है। फिर आपका यहाँ पे इनिशिएशन कोडोन है, फिर यहाँ पे आपका प्रोटीन बी बनेगा, चलो कोई भी प्रोटीन बन लो, प्रोटीन बी बनेगा, ठीक है। फिर वो स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद स्टॉप होने के बाद ये जो रीजन है यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा 3' UTR, क्या कहलाएगा, 3' UTR। तो कहने का मतलब जो हमारा मैसेंजर RNA होता है उस मैसेंजर RNA के पास क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे उस मैसेंजर RNA के पास होता है 5' UTR। अच्छा 5' UTR को हम ये भी बोलते हैं लीडर सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, लीडर सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, लीडर सीक्वेंस बोलते हैं, क्लियर ना। तो 5' UTR जो अनट्रांसलेटेड है, जो ट्रांसलेट नहीं होगा, देन आपका इनिशिएट करेगा, देन हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, फिर स्टॉप होगा, फिर आपका कंटिन्यू स्टार्ट होगा, इंटरसिस्ट्रॉनिक फिर से स्टार्ट होगा। इस टाइप से ये कंटिन्यू वे में होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मतलब मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड का ये क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में हम लोग पढ़े थे कि इसका mRNA जो होता है वो क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक लास्ट रीजन जिसको 3' UTR बोलते हैं, इसका भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम ट्रेलर सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेलर सीक्वेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेलर सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका mRNA किस में हो गया, प्रोकैरियोट्स में। उसी तरीके से आपका यूकैरियोट्स में भी होगा, तो यूकैरियोट्स में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होगा, हम जानते हैं कि 5' पे कैप होगा, 5' पे कैप होगा, कैप के बाद क्या होगा, आपका कुछ अनट्रांसलेटेड UTR होगा, UTR के बाद क्या होगा, AUG होगा, AUG के पास आपका AUG के बाद क्या होगा, वो सेगमेंट्स होगा जिससे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब ये स्टॉप हो गया, स्टॉप में कुछ भी ले सकते हो, UAA ले लेते हैं फिलहाल, चलो। इसके बाद क्या होगा, अनट्रांसलेटेड रीजन होगा, देन आपका क्या हो जाएगा, पॉलीएडेनेटेड 3' हो जाएगा। इस टाइप का रीजन होता है, ठीक है। तो इसमें सिंगल हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा। क्यों मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा, तो इसका मोनोसिस्ट्रॉनिक समझने के लिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से एक प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, और हम कुछ भी बोल लेते हैं, हम बोलते हैं प्रोटीन ए का सिंथेसिस हो रहा है, कोई दूसरा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस हो रहा है, दूसरे पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यूकैरियोट्स में हमारा जो mRNA होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। अब यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, आपका 5' UTR हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सिंपली लेडर सीक्वेंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेडर सीक्वेंस बोलेंगे। देन आपका फिर से आपका क्या हो जाएगा, इनिशिएशन कोडोन हो जाएगा, इनिशिएशन कोडोन हो जाएगा। देन आपका इस स्ट्रैंड से क्या बन जाएगा, इस स्ट्रैंड से आपका प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, इस स्ट्रैंड से क्या हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। देन फिर से आपका क्या होगा, स्टॉप कोडोन हो जाएगा, स्टॉप कोडोन होगा। और स्टॉप कोडोन के बाद का जो एरिया है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, UTR। अब UTR किस साइड में, 3' पे, तो हम इसको बोलेंगे 3' UTR, या इसी को बोलेंगे हम ट्रेलर सीक्वेंस। इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसी को बोलेंगे हम ट्रेलर सीक्वेंस। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से आपका क्या होता है, मैसेंजर RNA होता है, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस जो पार्टिसिपेट करेगा। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक मैसेंजर RNA ऊपर हमने डिस्कस करा है, और स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA हमने नीचे डिस्कस करा है, ठीक है। तो ये दो टाइप का आपका मैसेंजर RNA प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या होगा, तो ये आपका मैसेंजर RNA हो गया, ठीक है, क्लियर ना। अब हम आते हैं थोड़ा सा ट्रांसफर RNA पे, हम आते हैं ट्रांसफर RNA पे।
वैसे ट्रांसफर आरएनए का हम पूरा स्ट्रक्चर डिटेल्स में बता चुके हैं आपको, ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर वगैरह कि 2D स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपका 3D स्ट्रक्चर जो होता है इन्वर्टेड एल शेप का होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम कहीं ना कहीं एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वो लेक्चर देख सकते हैं, आप काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस करा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं ट्रांसफर आरएनए को, और ट्रांसफर आरएनए में क्या है देखो, और ट्रांसफर आरएनए होता क्या है, क्या करेगा यहाँ पे, तो हम सिंपली बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, तो हम कहते हैं एमिनो एसिड्स को ब्रिंग्स करेगा, कैरी करेगा। ठीक है, ये एमिनो एसिड को कैरी करेगा। ठीक है, इट ब्रिंग्स, सिंपली कह सकते हो एमिनो एसिड्स, इट ब्रिंग्स एमिनो एसिड एंड प्लेस्ड इट एट करेक्ट प्लेस, कह सकते हो करेक्ट प्लेस पे उसको प्लेस्ड करेगा। ठीक है, अच्छा ट्रांसफर आरएनए किस टाइप का होता है, देखो ये ट्रांसफर आरएनए होता है आपका, इस टाइप का होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम काफ़ी डिटेल में आपको हम बता चुके हैं एक लेक्चर में, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड के नाम से होगा। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड में हम ये सब चीज़ बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 प्राइम होगा, और ये आपका 3 प्राइम होगा, और ये आपका 5 प्राइम होगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट साइट्स होता है, जिसमें हम इस साइट्स का अभी मीनिंग हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम कहाँ पे आएंगे, हम आएंगे कि ये वाला रीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं एंटी कोडोन आर्म, इसको बोलते हैं एंटी कोडोन आर्म बोलते हैं। ठीक है, एंटी कोडोन आर्म पे क्या होगा, सिंपली एंटी कोडोन होगा, और वो एंटी कोडोन किससे बाइंड करेगा, तो वो एंटी कोडोन बाइंड करेगा आपका mRNA से। जैसे अगर हम कहते हैं कि mRNA के पास हमारा कोई कोडोन है AUG, तो उसका एंटी कोडोन यहाँ पे होगा, और ये होगा UAC। ठीक है, और ये दोनों आपस में बेस पेयरिंग करेगा, ये दोनों आपस में क्या करेगा, बेस पेयरिंग करेगा। क्लियर ना, तो हम सिंपली बोल लेते हैं यहाँ पे कि mRNA होता है और mRNA के पास कोडोन होता है, जबकि ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडोन होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए पहले इस कोडोन को रीड करेगा, जो यहाँ पे कोडोन है, तो ये ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो ट्रांसफर आरएनए इस कोडोन को पहले रीड करेगा, और फिर ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, जा करके इसको, ये कोडोन जिस एमिनो एसिड को कोड करेगा उस एमिनो एसिड को ये ट्रांसफर आरएनए लेकर के आएगा, और लेकर के आने के बाद वो किससे बाइंड करेगा, तो हम सिंपली बोलते हैं कि राइबोसोम के ए साइट पे बाइंड करेगा, और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आपका ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ से बोल लेते हैं कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है, वो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, एक तो इसको रीड करता है, किसको, मैसेंजर आरएनए पे जो कोडोन है उसको रीड करता है, और ये क्या, एमिनो एसिड को लेकर के आता है। अब बोलोगे एमिनो एसिड को कैसे लेकर के आता है, तो एमिनो एसिड उसके इस पे बाइंड करता है, इसको हम एक्सेप्टर आर्म बोलते थे, याद होगा शायद आपको, इसको हम एक्सेप्टर आर्म बोलते थे। ठीक है, एक्सेप्टर आर्म है ये एमिनो एसिड यहाँ से बाइंड करेगा। क्यों यहीं से बाइंड करेगा, यहाँ से क्यों नहीं बाइंड करेगा, यहाँ से इसलिए बाइंड करेगा क्योंकि ये 3 प्राइम आर्म है, और 3 प्राइम आर्म पे कहीं ना कहीं आपका फ्री OH ग्रुप होता है। 3 प्राइम आर्म पे क्या होता है, फ्री OH ग्रुप होता है। तो ये फ्री OH ग्रुप जो यहाँ पे होता है वो एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड का अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो एमिनो एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है COO NH3 प्लस COO माइनस H और R होता है। ये एमिनो एसिड का सिंपल एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होगा, या हम इसको सिंपली ऐसे ले लें कि NH2 और प्लस COOH, अगर हम ये स्ट्रक्चर ले लें तो ये CO जो यहाँ पे है ये किससे अटैच होगा, ये इससे बाइंड करेगा, ये इससे बाइंड करेगा, और यहाँ पे ये अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे एसिड है, इसलिए इन दोनों के बीच क्या बनेगा, एमिनो एसिड, और जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए है, इन दोनों के बीच क्या बनेगा, एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा। तो हम सिंपली बोलते हैं कि ये एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से आकर के किस प्राइम पे अटैच होगा, 3 प्राइम पोजीशन पे अटैच होगा। और जब एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से अटैच हो जाता है तो हम वहाँ पे बोल लेते हैं कि हमारा ट्रांसफर आरएनए क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। हमारा ट्रांसफर आरएनए क्या हो गया, चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम ये ट्रांसफर आरएनए के बारे में ये इतना ही है, ठीक है। बाकी हम ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में हम लोग बता चुके हैं आरएनए वर्ल्ड के अंदर, वहाँ जाकर के आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं
नेक्स्ट क्या होगा, तो एमिनो एसिड होगा। एमिनो एसिड के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। एमिनो एसिड होगा, एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में जब पाया जाएगा तो क्या होगा, वो 20 डिफरेंट टाइप का लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होगा, जो कहीं ना कहीं ट्रांसफर आरएनए से बाइंड करेगा और आकर के क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका होता है इसके अंदर, एक था आपका इंजाइम था। वो इंजाइम क्या था, तो हम क्या बोल सकते थे, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है। ठीक है। इस एंजाइम का काम क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये एंजाइम कहीं ना कहीं एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने में मदद करता है और एमिनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए में बाइंड करने में मदद करेगा। ठीक है। तो ये एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम क्या करता है, तो आप बोलोगे ये एंजाइम एमिनो एसिड को एक्टिवेट करता है और एमिनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए से अटैच करने में मदद करता है। ठीक है। तो हम बस इतना सा देखते हैं आपका। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड मटेरियल, जितना भी अभी हम बता रहे थे ये सारा हो गया आपका रिक्वायर्ड मटेरियल। क्या क्या रिक्वायर्ड था आपका, राइबोसोम रिक्वायर्ड था, मैसेंजर आरएनए रिक्वायर्ड था, ट्रांसफर आरएनए रिक्वायर्ड था, एमिनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है, और फाइनली आपका एक एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। और वो एंजाइम क्या है आपका, तो वो एंजाइम है एमिनो एसिटाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है। क्लियर ना। नेक्स्ट अब हम आते हैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन के। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाते हैं किस पे, ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे। क्या होता है आपका, तो हम सिंपली बोल लेते हैं कहीं ना कहीं हम सबसे पहले ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं प्री मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस से पहले कुछ मॉडिफिकेशन होता है किसके अंदर, तो हम सिंपली बोल लेते हैं ट्रांसफर आरएनए, या आप कह सकते हो एमिनो एसिड। मतलब है यहाँ पे प्री मॉडिफिकेशन का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे हम पहले एमिनो एसिड को चार्ज करेंगे, फिर एमिनो एसिड को चार्ज करने के बाद फिर हम ट्रांसफर आरएनए को चार्ज करेंगे। ट्रांसफर आरएनए को चार्ज करने का मतलब क्या है कि जो हमारा ट्रांसफर आरएनए होगा उससे हमारा एमिनो एसिड अटैच होगा, और ट्रांसफर आरएनए से एमिनो एसिड का अटैच होना क्या कहलाएगा, चार्ज ट्रांसफर आरएनए मतलब उस प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और जो ट्रांसफर आरएनए हमारा बनेगा उसको हम चार्ज ट्रांसफर आरएनए बोलेंगे। ठीक है। या हम सिंपली एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए बोल सकते हैं। चार्ज ट्रांसफर आरएनए और एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए का मतलब क्या है कि ट्रांसफर आरएनए बाइंड विथ एमिनो एसिड। जब ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ होगा देन हम उसको चार्ज या एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए बोलेंगे। तो वो चार्ज हम करते कैसे हैं और एमिनो एसिड को हम कैसे चार्ज करते हैं, तो हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आएंगे किस पे, ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे। ठीक है। तो सबसे पहले इस पे आ जाओ। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो पहला स्टेप इसमें होगा चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड। देखो एमिनो एसिड को हम चार्ज कैसे करते हैं, तो एमिनो एसिड को हम लेते हैं सिंपली, एमिनो एसिड को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। एमिनो एसिड लेते हैं और प्लस इस पे हम क्या करते हैं, एटीपी का ये होता है। ठीक है। एटीपी अटैच होता है एंड फाइनली आपका एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए एंजाइम, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम यूज़ होगा। ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बना, इसको हम सिंपली ई से लिख लेते हैं, क्या, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम को हम सिंपली ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एमिनो एसिड को हम इससे रिप्रेजेंट, ये हमारा एमिनो एसिड है, ये हमारा क्या है, एमिनो एसिड है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो आप बोलोगे AMP और प्लस एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनाएगा और साथ में पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। साथ में क्या होगा, पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स किसका बनेगा, एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा।
ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलेंगे एमिनो एसिड चार्ज हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब एमिनो एसिड एटीपी से बाइंड करेगा, एटीपी और किसके प्रेजेंस में, एमिनो एसिटाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के प्रेजेंस में क्या बना लेगा आपको, एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेगा और यहाँ से रिलीज हो जाएगा पायरोफॉस्फेट्स। और पायरोफॉस्फेट्स जो रिलीज होगा कहीं ना कहीं जब वो उसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा, और जब एनर्जी लिबरेट करेगा तो वो एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड के सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से यहाँ से जो एनर्जी लिबरेट होगा उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड्स। दूसरा है आपका चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। अब हम बोलोगे सर ट्रांसफर आरएनए का चार्जिंग कैसे होगा, तो ट्रांसफर आरएनए के चार्ज होने का क्या मतलब समझ में आ रहा है, या एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए सिंपली बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो एक्टिवेशन का ट्रांसफर आरएनए का क्या मतलब है, मतलब सिंपल है कि ट्रांसफर आरएनए से एमिनो एसिड का बाइंड करना क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए कहलाएगा। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए बोलेंगे या चार्ज ट्रांसफर आरएनए बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, चलो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एमिनो एसिड्स एएमपी और क्या था हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स किससे बाइंड करेगा, आप ट्रांसफर आरएनए से ट्रीट किया जाएगा। देन ये जो फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, तो हम बोलते हैं ये फॉर्म करेगा आपका एमिनो एसिड प्लस ट्रांसफर आरएनए, ये दोनों एक साथ आ जाएगा और प्लस आपका यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, तो एएमपी रिलीज हो जाएगा और क्या रिलीज हो जाएगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगा। तो इसी ये ट्रांसफर आरएनए को ही हम बोलते हैं एसिटाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए, या इसी ट्रांसफर आरएनए को हम बोल लेते हैं सिंपली एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए, एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए, या इसी को हम बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर आरएनए। तो मतलब ट्रांसफर आरएनए विथ एमिनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए विथ एमिनो एसिड दैट इज कॉल्ड एसिटाइल ट्रांसफर आरएनए और एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए, या उसी को हम बोल लेते हैं चार्ज ट्रांसफर आरएनए। बात समझ में आ रही, चार्ज ट्रांसफर आरएनए। तो इस टाइप से हमारा ट्रांसफर आरएनए का क्या हो गया, ट्रांसफर आरएनए हमारा क्या होगा, चार्ज हो गया, एक्टिवेट हो गया, ट्रांसफर आरएनए हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हम लोग कहीं ना कहीं प्री मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, उससे पहले ये दो चीज़ होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है। देन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो आप तो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब इसके प्रोसेस में क्या है, तो इसका तीन प्रोसेस होता है। आप जानते हो अभी तक जो हम पढ़े हैं कहीं ना कहीं आपका क्या बोल सकते हो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों में भी हम लोग तो हम लोग इसी चीज़ को पढ़े हैं। किस चीज़ को पढ़े हैं कि इसका 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप्स क्या होता है आपका, इनिशिएशन होता है। दूसरा स्टेप्स क्या होता है आपका, इलोंगेशन होता है। एंड तीसरा स्टेप्स क्या होता है आपका, तो टर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे भी 3 स्टेप होगा। कौन कौन सा स्टेप होगा, इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा एंड टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग आते हैं पॉइंट्स पे, वो पॉइंट्स है आपका इनिशिएशन। पहला पॉइंट्स है आपका इनिशिएशन। अब देखो इनिशिएशन में क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए होगा। क्या होगा, हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए होगा। ठीक है, हम थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि हमको बोर्ड पे लेकर के आना है सबको। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए के पास क्या होगा, कहीं पे आपका AUG रीजन होगा। क्या होगा, कहीं पे AUG रीजन होगा। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है। ठीक है, मान लो इसके आगे कोई भी और भी रीजन है, जैसे GAG है, ठीक है, या GUG है, कुछ ऐसा रीजन है आपका। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले जो स्मॉल सब यूनिट्स होता है राइबोसोम का, राइबोसोम के पास
राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो स्मॉल सब यूनिट होगा, और हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट्स को ही पढ़ेंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ इनिशिएशन फैक्टर या इलोंगेशन फैक्टर ये सब का डिफरेंस आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लियर। तो हम कहीं ना कहीं एक प्रोसेस को पढ़ लेंगे तो समझो दूसरा भी उसी तरीके से होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, ऑब्वियसली इस टाइप का आपका मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए जब है तो क्या होगा, इससे पहले स्मॉल सब यूनिट्स आकर के बाइंड करेगा। स्मॉल सब यूनिट्स में कितना साइट होता है आपका, तो हम बोलते हैं कहीं ना कहीं हमारे पास पी साइट है, ए साइट है, इस टाइप का साइट होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे आकर के बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे आकर के मान लो बाइंड कर जाएगा आपका, ये इस टाइप का साइट है मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका पी साइट्स है, ये क्या है आपका पी साइट्स, और इधर मान लो आपका क्या है ए साइट है, ये पी साइट है, और इधर क्या है आपका ए साइट है, ठीक है। तो सबसे पहले राइबोसोम आकर के स्मॉल सब यूनिट्स का राइबोसोम आकर के बाइंड करेगा, और जब स्मॉल सब यूनिट का राइबोसोम आकर के बाइंड करेगा, देन हम कहते हैं कि जो हमारे पास पी साइट है, कौन सा है, पी साइट है, ये पी साइट हमेशा कहाँ पे आके बाइंड करेगा, AUG मतलब इनिशिएशन कोडोन से आकर के बाइंड करेगा। अब जब ये इनिशिएशन कोडोन से आकर के बाइंड करेगा तो अब क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए आएगा, ट्रांसफर आरएनए इसको रीड करेगा कि अच्छा इनिशिएशन कोडोन है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको रीड करके जाएगा और किसको बाइंड करके लाएगा, मेथियोनिन को बाइंड करके लाएगा। कहने का मतलब जो आपका इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए है, जो आपका इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होगा, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होगा, ये इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, तो आप बोलोगे ये जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होगा ये किसको लेके आएगा, तो ये फॉर्मेलाइट, अगर हम इसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन को लेकर के आएगा, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन को लेकर के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास अगर AUG है तो जो हमारा ट्रांसफर आरएनए होगा उसका एंटीकोडोन, ये वाला एंटीकोडोन के पास क्या हो जाएगा, एंटीकोडोन के पास होगा UAC वाला पोर्शन होगा, ठीक है। अब कहोगे देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखो, इसको हम बोलते हैं इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, इनिशिएटर tRNA बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखो आप, ठीक है, जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होगा, ये इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आके बाइंड करेगा, किस पे आकर के बाइंड करेगा, पी साइट पे आकर के बाइंड करेगा। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए के अलावा जितना भी ट्रांसफर आरएनए आएगा, इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए, ये भी इनकमिंग है, इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए जितना भी आएगा वो सारा ए साइट पे बाइंड करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होगा वो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए किससे बाइंड करेगा, पी साइट से बाइंड करेगा। बाकी जितना भी इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए, जितना भी ट्रांसफर आरएनए आएगा वो सारा का सारा किस पे बाइंड करेगा, ए साइट पे बाइंड करेगा। तो आप बोलोगे सर अगर सब ए साइट पे बाइंड करेगा, जितना भी ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, चार्ज ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, वो किससे बाइंड कर रहा है, ए साइट पे बाइंड कर रहा है, जितना भी इनकमिंग आएगा आपका वो किससे बाइंड करेगा, ए साइट पे बाइंड करेगा। लेकिन आप यहाँ पे ये भी कह रहे हो कि जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए आएगा वो पी साइट पे बाइंड करेगा, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए जब आता है उससे पहले क्या होता है, उससे पहले कुछ प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस क्या होता है, तो वो प्रोसेस ये होता है कि इसके पास जो एग्जिट साइट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, उससे पहले क्या होता है, देखो उससे पहले हमारे पास कुछ इनिशिएशन फैक्टर होता है, हमारे पास क्या होता है, कुछ इनिशिएशन फैक्टर होता है, इनिशिएशन फैक्टर होता है। प्रोकैरियोट्स के केस में इनिशिएशन फैक्टर IF2 होता है, सॉरी IF1, IF2 एंड IF3, ये 3 इनिशिएशन फैक्टर होता है। कौन होता है, IF1, IF2 एंड IF3, ये 3 इनिशिएशन फैक्टर होता है जो इनिशिएट करेगा। तो होता क्या है, जब ये ट्रांसफर आरएनए आने वाला होता है उससे पहले ये जो होता है IF3, ये क्या करता है, इससे आकर के बाइंड कर जाता है, किससे बाइंड कर जाता है, ई साइट से बाइंड कर जाता है। और जब ये इस साइट से बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, जो लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का, जो लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का, उसको यहाँ पे बाइंड होने नहीं देगा, उसको यहाँ पे बाइंड होने नहीं देगा। तो बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब ये जो साइट है आपका ए साइट्स, पी साइट्स और ई साइट्स, इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो किससे बाइंड करेगा, वो ई साइट से आकर के बाइंड कर जाएगा। और जब ये ई साइट से आकर के बाइंड कर जाएगा तो राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टेम्पोरली आपका लार्ज सब यूनिट इससे बाइंड नहीं करेगा। क्यों नहीं बाइंड करेगा, क्योंकि IF3 उसको बाइंड होने नहीं देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ए साइट और पी साइट खाली है, तो कहते हैं कि जो ए साइट होता है उससे बाइंड कौन कर जाता है, तो हम बोलते हैं एक कॉम्प्लेक्स बनता है। पहले एक IF2 IF1, सॉरी पहले ऐसे लेते हैं हम, IF1 प्लस IF2 GTP कॉम्प्लेक्स बनता है, GTP कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स किससे आकर अटैच हो जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स आकर के अटैच हो जाता है आपका किससे, ए साइट से। ये कॉम्प्लेक्स किससे आकर के अटैच होता है, ए साइट से। अब ए साइट से जब ये वाला कॉम्प्लेक्स आकर के अटैच होगा, इट मींस ए साइट के पास क्या हो गया, तो ए साइट के पास बोलोगे IF2, ए साइट के पास क्या हो गया, तो इसके पास बोलोगे आप IF1 IF2 GTP कॉम्प्लेक्स आकर के अटैच हो गया। और जब ये इससे आकर के अटैच हो जाएगा तो अब हमारे पास कौन सा साइट खाली रह गया, तो हमारे पास P साइट खाली रह गया। कौन सा साइट खाली रह गया, तो हमारे पास P साइट खाली रह गया। तो जो हमारा इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होगा वो किससे आकर के बाइंड करेगा, तो वो आकर के बाइंड करेगा आपका P साइट से। वो किससे आकर के बाइंड करेगा, P साइट से। और जब वो P साइट से आकर के बाइंड करेगा देन आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखो अब हम कहते हैं कि वो P साइट से आकर के बाइंड कर गया, तो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें बताना पड़ेगा एक एक करके आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या साइट से आपका, साइट क्या है आपका, ए साइट है, और हमारा साइट क्या है, P साइट है, और हमारा साइट क्या है, E साइट है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ए साइट पे आपका कौन बाइंड करके रखा था, ए साइट पे आपका ये IF1 IF2 GTP कॉम्प्लेक्स जो था वो यहाँ से बाइंड करके रखा था। इससे कौन बाइंड करके रखा था, तो IF3 बाइंड करके रखा था। तो इसीलिए जो हमारा इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, जो हमारा इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए ये वाला आएगा, वो किससे बाइंड करेगा, वो ऑब्वियसली P साइट पे बाइंड करेगा। वो किससे बाइंड करेगा, P साइट पे बाइंड करेगा। तो हमारा इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए हम बोल देते हैं, ये हमारा इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ट्रांसफर आरएनए का बार बार स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जब बनेगा तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतना श्योर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3' है, और 3' पे क्या आ रहा है आपका F फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन आ रहा है। ठीक है, जब भी हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो सबसे पहला कौन सा होगा, मिथियोनिन होगा। ठीक है, सबसे पहला कौन सा एमिनो एसिड होगा, मिथियोनिन होगा। अब यहाँ ए साइट पे हमारा क्या था, ये कॉम्प्लेक्स था, और ई साइट पे हमारा क्या था, ये कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लार्ज सब यूनिट को बाइंड नहीं करने देगा, और ये IF3 क्या करेगा, यहाँ पे लार्ज सब यूनिट को बाइंड करने नहीं दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला साइट है जो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए को ए साइट पे बाइंड नहीं करने दे रहा है। तो इनकमिंग इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए को सिर्फ ए साइट पे बाइंड नहीं करने देगा, बाकी जितना भी ट्रांसफर आरएनए आएगा वो किससे बाइंड करेगा, ए साइट से बाइंड करेगा। अब जब ये ऐसा बन जाता है, जब ये आकर के इससे अटैच हो जाता है, P साइट से जब आकर के अटैच हो जाता है, P साइट के पास क्या है आपका, तो P साइट के पास आप बोलते हो कि इसके पास AUG है। क्या है, AUG है, तो यह एंटीकोडन से बाइंड करेगा, UAC से बाइंड कर जाएगा ये। ठीक है, अब ये बाइंड कर गया, जब ये बाइंड कर जाएगा देन ये रिलीज हो जाएगा। यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, देन IF3 रिलीज हो जाएगा, और यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, तो आप बोलते हो IF1 IF2 जो था आपका IF1 IF2 GTP कॉम्प्लेक्स जो था वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब जब ये रिलीज हो जाएगा तो ये दोनों साइट क्या हो गया, अब ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ये ओपन होगा तो ओपन होगा जैसे ही, तो क्या होगा, यहाँ पे आकर के कौन बाइंड करेगा। अब जब ये ओपन हो जाएगा, मान लो ये भी रिलीज हो गया, ये भी रिलीज हो गया, तो ये स्ट्रक्चर ओपन हो गया। अब जब ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, ठीक, हम एक ही स्ट्रक्चर में बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करोगे, एक ही स्ट्रक्चर में बता रहे हैं। मान लो यहाँ से आपका एग्जिट साइड से क्या रिलीज हो गया, IF3 रिलीज हो गया, इस साइड से आपका क्या रिलीज हो गया, IF1 IF2 एंड GTP रिलीज हो गया। जब ये रिलीज हो जाएगा देन आपका क्या आ जाएगा, लार्ज सब यूनिट आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा, यहाँ पे लार्ज सब यूनिट आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, लार्ज सब यूनिट। अब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, अब यहाँ पे हमारा बन गया 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उससे पहले क्या था आपका 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था। तो आप बोलोगे 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या था, तो ये सब चीज़ हम बता सकते हैं कि IF3 अटैच था, IF2 IF1 IF2 ये सब अटैच था। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है,
70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, इसके पास क्या है, ऑब्वियसली ट्रांसफर आरएनए इसको कवर अप करेगा कहीं ना कहीं लार्ज सब यूनिट आकर के। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक कंप्लीट राइबोसोम का सिंथेसिस हो गया जो मैसेंजर आरएनए पे मूव करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं सिंपली कि ये इस टाइप के इनिशिएट हो गया। इनिशिएट हो गया मतलब कि फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए आकर के, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए आकर के इससे बाइंड कर गया और इस पे क्या हो गया, मेथियोनिन आ गया। ठीक है, तो ये इनिशिएशंस का स्टेप्स इस टाइप से होता है। इनिशिएशन के स्टेप तो इस टाइप से हो गया। अब मान लो हमारे पास एक क्या बन गया, यहाँ पे एमिनो एसिड आ गया, एक सिंगल एमिनो एसिड आ गया। ठीक है, अब इलोंगेट होगा। इलोंगेट करने का मतलब कि यहाँ पे अब कंटिन्यूसली जो ट्रांसफर आरएनए वो लेकर के आएगा एमिनो एसिड को और किससे बाइंड करेगा, ए से बाइंड करेगा। देखो यहाँ पे हम एक प्रोसेस बता रहे हैं, चलो इसको हम नेक्स्ट स्टेप लेकर के बताते हैं। कहीं ना कहीं जो इनकमिंग आपका ट्रांसफर आरएनए होगा वो किससे आकर के बाइंड करेगा, अब ए से आकर के बाइंड करेगा। जब ए से इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए आकर के बाइंड कर जाएगा, देन जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होगा उसका एमिनो एसिड और ये एमिनो एसिड इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए के एमिनो एसिड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफ़र आरएनए वो खाली हो जाएगा और ये एमिनो एसिड जो है वो किस पे चला जाएगा, दूसरे वाले ट्रांसफ़र आरएनए पे चला जाएगा। इसको हम कहीं ना कहीं इलोंगेशन से समझते हैं। एक मिनट रुको, इलोंगेशन समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ तक, चलो यहाँ तक हम कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और वो स्टेप है आपका इलोंगेशन। ऊपर वाले को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम इलोंगेशन। ठीक है, थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं बोर्ड छोटा होने के कारण हमें मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब यही स्ट्रक्चर है मान लो। अब ये स्ट्रक्चर के बाद हम बोलते हैं कि हमारा इलोंगेशन का स्टेप स्टार्ट होगा। क्या स्टेप स्टार्ट होगा, तो हम बोलते हैं कि इलोंगेशन का स्टेप स्टार्ट होगा। चलो इलोंगेशन में क्या होगा, तो इलोंगेशन हम इसी स्ट्रक्चर को लेते हैं इलोंगेशन में। ठीक है, अब इलोंगेशन में देखो क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास ये mRNA है। ठीक है, mRNA के पास क्या है, आपका ए साइट है। mRNA इसके पास आपका क्या है, पी साइट है और इसके पास आपका एग्जिट साइट है। और कहीं ना कहीं अब क्या हो चुका है, हमारा जो ये साइट्स है इस पे कौन बाइंड कर चुका है, तो आप बोल रहे हो कि इस पे ट्रांसफर आरएनए बाइंड कर चुका है। थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर दिखाएंगे। क्यों छोटा स्ट्रक्चर दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उसके साइड बाय साइड हमको ट्रांसफर आरएनए बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफर आरएनए जिसके पास क्या है, एफ मिथियोनिन है। जिसके पास क्या है, एफ मिथियोनिन है। ये 3 प्राइम है और ये आपका 5 प्राइम है। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट साइट है और इस पे अब कौन आकर के बाइंड कर चुका है, तो हम बोलेंगे इस पे आकर के बाइंड कर चुका है आपका लार्ज सब यूनिट आकर के बाइंड कर चुका है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो हमारा इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए होगा, जो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए होगा, तो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए सबसे पहले ये ए साइट को रीड करेगा कि ए साइट पे कौन सा कोडोन है। मान लो यहाँ पे कोडोन है आपका कुछ भी, हम मान लेते हैं यहाँ पे GAG है। क्या है यहाँ पे, GAG है। ठीक है, तो GAG किसको कोड करेगा, ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा। तो यहाँ पे जो ये कोडोन है ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा। सबसे पहले इसको रीड करेगा कौन, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए को पता चल गया अच्छा यहाँ पे GAG है, तो वो क्या करेगा, फिर जाएगा और किसको लेकर के आएगा, ग्लूटामिक एसिड को लेकर के आएगा। अब मान लो हमारा एक ट्रांसफर आरएनए इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए है और वो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए किस चीज़ को लेके आ रहा है, तो हम बोलते हैं जो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए है वो आपका लेकर के आ रहा है ग्लूटामिक एसिड को लेकर के आ रहा है। हम सिंपली जी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी से। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को लेकर के आ रहा है। तो ये ग्लूटामिक एसिड को लेकर के कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे इस साइट पे लेकर के आएगा। तो लेकर के जब आएगा, ठीक है, तो लेकर के आएगा तो ये बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, ए साइट से बाइंड करेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको कि सिर्फ आपका इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए पी साइट से बाइंड करेगा। उसके अलावा जितना भी ट्रांसफर आरएनए इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए आएगा वो सारा का सारा आपका ए साइट पे बाइंड करेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, अब ये आएगा और ये आएगा तो इस साइड पे बाइंड करेगा। इस साइड पे कैसे बाइंड करेगा, तो सिंपली हम इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पे इस टाइप का हो गया। ठीक है, हम छोटा सा दिखा देना, ये आपका इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए हो गया। जो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए है उसका इस पे क्या है, आपका जी है। ठीक है, और नीचे ऑब्वियसली ये है तो नीचे क्या होगा, C U और C, ये आपका एंटीकोडोन होगा उसके पास। और इस एंटीकोडोन से क्या करेगा, ये ए साइट पे बाइंड कर जाएगा। एंटीकोडोन से क्या होगा, ये ए साइट पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है,
अब हमारा ये इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए आ गया, वो ए साइट से बाइंड कर गया, और ये ऑलरेडी आपका पी साइट पे कौन बाइंड करके रखा है, ये वाला फॉर्मेलाइटेड मिथियोनिन वाला। ठीक है, अब क्या होगा, अब दोनों साइड जब ब्लॉक हो गया तो अब क्या होगा, अब ये जो फॉर्मेलाइटेड मिथियोनिन है ये ट्रांसफर होगा इस पे, ये ट्रांसफर होगा इस पे। ठीक है, इस चीज़ को बस समझो, आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत सारी चीज़ लिख नहीं रहे हैं हम, आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ ये है कि आप कैसे आता है, कैसे बाइंड करता है, ये सारा चीज़ प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो गया, इनिशिएटर ट्रांसफर ने पी साइट पे बाइंड किया तो यहाँ से इनिशिएशन हो गया। देन आपका इलोंगेशन स्टेज में क्या हो गया, जो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए आ गया, उस इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए किस पे बाइंड करेगा, ए साइट पे बाइंड करेगा। इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए किस पे बाइंड करेगा, ए साइट पे बाइंड करेगा। और जब ये ए साइट पे बाइंड किया तो इसके पास क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। क्यों ग्लूटामिक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे जो कोडोन है वो ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जब ये आकर के बाइंड कर गया ए साइट से, देन आपका जो पहले से पी साइट्स पे बाइंड किया हुआ ट्रांसफर आरएनए है उसके ऊपर जो एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, ए साइट वाले जो आपका ट्रांसफर आरएनए है उस पे ट्रांसफर हो जाएगा ये। ठीक है, जब ये ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। अब बोलोगे सर ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता क्या है। ठीक है, तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम सिंपल राइबोजाइम होता है। राइबोजाइम हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि आरएनए भी क्या करता है, कभी कभी किसकी तरह एक्ट करता है, तो हम कहते हैं आरएनए भी कभी कभी एंजाइम के जैसे एक्ट करता है। तो आप कहोगे कि ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज का नेचर क्या है, तो हम बोलोगे पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज का नेचर है कि ये एक राइबोजाइम एंजाइम है। अब ये है क्या, तो आप बोलोगे ये 23S राइबोसोमल आरएनए है एक्चुअल में। ये क्या है, 23S राइबोसोमल आरएनए है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये राइबोसोमल आरएनए पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज के एंजाइम के जैसे काम करेगा, जिसको हम सिंपली राइबोजाइम बोल सकते हैं। और वो क्या करेगा, यहाँ से ये फॉर्मेलाइटेड मिथियोनिन जो है उसको किस पे ट्रांसफर कर देगा, उस पे ग्लूटामिक एसिड पे उसको ट्रांसफर कर देगा। तो अगर ये ट्रांसफर कर देता है तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपका स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अब इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये पी साइट हो गया, ये ए साइट हो गया और ये हमारा ई साइट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये ट्रांसफर आरएनए पी साइट वाला ट्रांसफर आरएनए आपका क्या हो गया, चलो हम सिंपली दिखा देते हैं। ये पी साइट वाला ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए है आपका, ये ट्रांसफर आरएनए पी साइट वाला। इसके पास क्या था, फॉर्मेलाइटेड मिथियोनिन था। अब कहते हैं ये फॉर्मेलाइटेड मिथियोनिन इस पे ट्रांसफर हो गया, किस पे, जी पे ट्रांसफर हो गया। तो अब ये वाला जो इस पे जो आपका ट्रांसफर आरएनए था वो कुछ इस टाइप का ट्रांसफर आरएनए था। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, ये ट्रांसफर आरएनए जो आपका होगा, ये ट्रांसफर आरएनए, इस ट्रांसफर आरएनए पे अब क्या आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड ऑलरेडी था पहले से, अब इस पे आकर के अटैच कौन हो गया, तो इस पे आके अटैच हो गया फॉर्मेलाइटेड मिथियोनिन आकर के अटैच हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। बात ये है कि यहाँ से ये जो ट्रांसफर, ये जो आपका एमिनो एसिड है वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। जो इनकमिंग आपका ये था उस पे ट्रांसफर हो जाएगा। जब उस पे ट्रांसफर हो गया, वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो गया, तो एक पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से वो कहीं ना कहीं उस पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब जब ट्रांसफर हो गया तो पी साइट वाला खाली हो गया और ए साइट वाले पे ये है। ठीक है, अब हम कहेंगे अब हमारा इलोंगेशन, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली होता रहेगा इलोंगेशन, एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ए साइट भी फील्ड है और पी साइट भी फील्ड है। और हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए होता है वो हमेशा किससे बाइंड करेगा, तो हम बोलते हैं वो हमेशा ए साइट से बाइंड करेगा। तो अगर हम ए साइट से बाइंड करेगा वो, तो ए साइट तो हमें खाली रखना पड़ेगा। तो एक साइट को खाली करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पी साइट जो होता है, पी साइट पे जो ट्रांसफर आरएनए है, ये पी साइट का ट्रांसफर आरएनए किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ई साइट पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये ए साइट वाला किस पे शिफ्ट हो जाएगा, पी साइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ए साइट वाला किस पे शिफ्ट हो जाएगा, पी साइट पे शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, एक आपका ए साइट है, एक आपका पी साइट है और एक आपका ई साइट है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हमको ए साइट खाली करना पड़ेगा। क्योंकि जो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को लेकर के आएगा वो किससे बाइंड करेगा,
ए साइट से बाइंड करेगा, इसलिए ए साइट हमको क्या करना पड़ेगा, वैकेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, इसका शिफ्टिंग होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारा ई साइट है इस पे हमारा कौन सा ट्रांसफर आरएनए आ गया, जो हमारा खाली ट्रांसफर आरएनए है। अब हमारा खाली है ना, तो इसी को हम डीएसिटाइलेटेड बोलते हैं। एक वर्ड हम यूज़ किए थे ई साइट में कि एक डीएसिटाइलेटेड जो आपका ट्रांसफर आरएनए होता है वो एग्जिट होता है। तो ये आप ये ट्रांसफर आरएनए आपका डीएसिटाइलेटेड है, इसके पास कोई एमिनो एसिड नहीं है। अब ये पी साइट से कौन आकर के बाइंड करेगा, तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए जो वो पी साइट से आकर के बाइंड करेगा। तो ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है वो किससे आकर के बाइंड करेगा, तो आप बोलोगे ये वाला ट्रांसफर आरएनए बाइंड करेगा आपका पी साइट से। और इसके पास है क्या, तो इसके पास ग्लूटामिक एसिड है और इसके पास क्या है, फॉर्मेलाइटेड मिथियोनिन है। ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब ए साइट खाली हो गया। अब ए साइट जब खाली हो गया तो क्या होगा, ए साइट जब खाली हो गया तो अब जो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए आएगा वो ए साइट पे बाइंड करेगा। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होगा। क्लियर है ना, अगर चाहो तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह। ठीक है, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को डिलीट करते हैं। चलो, तो अब क्या हो गया हमारा, तो अब हमारा क्या हो गया, अब यहाँ से फिर क्या होगा, अब हमारा ए साइट खाली हो गया। अब ए साइट पे मान लो फिर से आपका कोई ट्रांसफर आरएनए आ रहा, मान लो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये राइबोसोम आगे की तरफ मूव करेगा तो ये कोडोन को रीड करेगा, और जिस कोडोन को रीड करेगा, ट्रांसफर आरएनए जिस कोडोन को रीड करेगा कहीं ना कहीं वही एमिनो एसिड को वो ले करके आएगा। तो हम बोल रहे थे पहले आपका मेथियोनिन को वो रीड कर रहा था ये, ठीक है, अब किसको ये रीड किया, अब GAG को, मतलब ग्लूटामिक एसिड को। अब हम कुछ यहाँ पे ले लेते, मान लो GUG है, यहाँ पे क्या है आपका GUG कोडोन है। तो GUG कोडोन होगा तो वो किसको लेकर के आएगा, वैलिन को लेकर के आएगा। चलो, अब जो हमारा ट्रांसफर आरएनए आएगा वो किसको लेकर के आएगा, मान लो ट्रांसफर आरएनए आपका किसको लेकर के आएगा, तो आप बोलोगे ट्रांसफर आरएनए वैलिन को लेकर के आएगा। किसको लेकर के आएगा, वैलिन को लेकर के आएगा। अब वैलिन को लेकर के आएगा, ये किससे बाइंड करेगा, ए साइट से जाकर के बाइंड करेगा। किससे जाकर के बाइंड करेगा, ए साइट से जाकर के बाइंड करेगा। तो अब हमारा क्या हो गया, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। एग्जिट साइट होगा, एग्जिट साइट के बाद आपका पी साइट्स होगा, और पी साइट के बाद आपका ए साइट होगा, और ए साइट पे हमारा इनकमिंग आ रहा है। तो इनकमिंग क्या है आपका, तो इनकमिंग आपका ये वाला साइट है। इनकमिंग क्या है आपका, तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए है जिसके पास क्या है, आपके पास वैलिन है, जिसके पास क्या है, वैलिन है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ट्रांसफर आरएनए है, और ये ट्रांसफर आरएनए क्या है आपका, तो आप सिंपली बोल ले तो ये जो ट्रांसफर आरएनए हमारा है वो कुछ इस टाइप का है। चलो हम छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए है, और इस ट्रांसफर आरएनए के पास पहले से क्या है, तो पहले से इसके पास ग्लूटामिक एसिड है, और क्या है, इसके पास फॉर्मेलाइटेड मिथियोनिन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एग्जिट साइट पे भी आपका ट्रांसफर आरएनए है। एग्जिट साइट पे कौन सा ट्रांसफर आरएनए है, तो आप बोलते हो एग्जिट साइट पे भी एक ट्रांसफर आरएनए होता है जो डीएसिटाइलेटेड है, खाली वाला। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन आ गया, अब यहाँ पे कंडीशन आ गया, ये तीनों साइट्स ट्रांसफर आरएनए से फिल्ड हो गया। तीनों साइट क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए से फिल्ड हो गया। अब फिर से क्या होगा, फिर से ये होगा कि ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा इस पे, किसकी मदद से, पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए एंजाइम की मदद से। राइबोजाइम होता है जो एक नेचर का, यहाँ से ये फिर इस पे, इससे क्या हो जाएगा, इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसफर तो हो जाएगा, और ट्रांसफर होने के बाद कहीं ना कहीं फिर से इसका शिफ्टिंग होगा। क्यों, क्योंकि हमें फिर से क्या करना है, ए साइट को ओपन रखना है इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए के लिए। तो हम एक साथ दोनों प्रोसेस दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक साथ हम दोनों प्रोसेस दिखा देते हैं। चलो, एक प्रोसेस तो हम ये दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पे ई साइट्स खाली होगा, पी साइट्स और ए साइट्स, जो ए साइट्स है और आपका पी साइट्स है। ठीक है, तो हम सिंपली बोल लेते हैं ये स्ट्रक्चर बाहर निकल जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कब बाहर निकलेगा, जब ये इस पे ट्रांसफर हो चुका है, तो ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो जाएगा, दोनों खाली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब ये जब इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला भी खाली हो जाएगा, ये वाला भी खाली हो जाएगा, और ये पूरा इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड फॉर्मेलाइटेड मिथियोनिन, ये बन जाएगा। तो ये इस पे है, लेकिन इस स्पेस को तो हमें खाली करना पड़ेगा ना इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इस पे ट्रांसफर कर देते हैं। चलो एक साथ हम लेते हैं प्रोसेस। हम पहले इसको एग्जिट कर देते हैं, तो यहाँ से एग्जिट हो गया एक। ठीक है, अब इस वाले को हम इस पे शिफ्ट कर देते हैं। इस वाले को हम किस पे शिफ्ट कर देते हैं, इस पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस वाले को हम डायरेक्ट इस पे शिफ्ट कर देते हैं। हम एक को बाहर निकाल चुके हैं, मान लो ये ए है, तो ए को हम बाहर निकाल चुके हैं, ये हमारा बी है।
तो बी को हम शिफ्ट कर रहे हैं इस पे, ठीक है। अब इस पे हम बी को शिफ्ट कर देंगे, इस पे हम बी वाले को हमने क्या करा, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये बी वाला है जिसके जो खाली आएगा, खाली क्यों आएगा, क्योंकि ये ग्लूटामिक एसिड वाला इस पे कन्वर्ट, इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो पी पे आएगा, पी पे ये वाला आएगा, कौन, ये वाला आएगा पी पे, जो हम सी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं हम ये बी स्ट्रक्चर है। ए स्ट्रक्चर क्या हो चुका, बाहर निकल चुका, एग्जिट कर चुका है, ठीक है। और इसके पास कोई एमिनो एसिड नहीं था, इसलिए हम इसको बोल सकते थे डी एसिटाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ट्रांसफर आरएनए आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए कुछ इस टाइप का आएगा आपका, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए, अब इस ट्रांसफर आरएनए के पास क्या है, ये इस पे ट्रांसफर हुआ था तो इसके पास यहाँ पे वैलिन है, उसके ऊपर आपका ग्लूटामिक एसिड है और उसके ऊपर आपका फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन है। तो इस टाइप से आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कंटिन्यूअसली बनता रहेगा। इस टाइप से आपका पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कंटिन्यूअसली बनता रहेगा। बात समझ में आ रही? तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं, हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन कंटिन्यूअसली बनता रहेगा। क्लियर ना? तो इस टाइप का प्रोसेस होगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कोई आएगा आपका इनकमिंग पॉलीपेप्टाइड, फिर से ये उस पर ट्रांसफर होगा और ये एग्जिट होता चला जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है कंटिन्यूअसली आपका, क्या, इलोंगेशन, ठीक है। इलोंगेशन के बाद लास्ट वाला प्रोसेस जो होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, तो टर्मिनेशन के लिए क्या हमें ज़रूरी है, टर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा ये साइट था, कौन सा साइट, और इस सब पे आपका लार्ज सब यूनिट भी होगा, ऐसा नहीं कि स्मॉल सब यूनिट होगा, सब पे आपका क्या होगा, लार्ज सब यूनिट अटैच्ड होगा। ये नहीं कि हमने स्मॉल सब यूनिट दिखा दी तो आप स्मॉल सब यूनिट, सब पे लार्ज सब यूनिट आपका क्या होगा, अटैच्ड होगा। ये ऐसा ही होगा, ठीक है। सब पे लार्ज सब यूनिट होगा, ठीक है, बिना लार्ज सब यूनिट के नहीं होगा। क्लियर ना? अब यहाँ पे क्या है हमारा, मान लो ए साइट अब यहाँ आ गया, राइबोसोम आगे की तरफ मूव किया, ए साइट यहाँ पे आ गया, लेकिन ए साइट पे आपका क्या अब आ गया, अब ए साइट पे मान लो आपको यूएए मतलब कोई भी स्टॉप कोडोन आ गया। कोडोन जब हम बताए होंगे तो वहाँ पे बताए हैं, लास्ट लेक्चर में हम कोडोन के बारे में बताएं, वहाँ पे हम बताए हैं कि जो स्टॉप कोडोन होता है वो 3 टाइप का होता है, यूएए, यूएजी, यूजीए। ये स्टॉप कोडोन है, ये क्या है आपका स्टॉप कोडोन है, जो क्या करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करेगा। अब हम बोल देते हैं कि राइबोसोम जब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो कोई एक ऐसा साइट आ गया जहां पे आपका क्या है, स्टॉप कोडोन है, ठीक है। अब ये स्टॉप कोडोन है। अब यहाँ पे पी साइट पे क्या था, तो पी साइट पे हमारा एक ट्रांसफर आरएनए था, ठीक है। जिस ट्रांसफर आरएनए के पास क्या था, तो आप बोल रहे हो जिस ट्रांसफर आरएनए के पास ये वाला, हम इतना ही दिखाते हैं या और भी दिखा सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे चलो वैलिन था और क्या था आपका, ग्लूटामिक एसिड था और फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन था, ये 3 था। अब हमारा आ गया स्टॉप कोडोन, ठीक है, ये आगे स्टॉप कोडोन आ गया और यहाँ पे क्या है आपका, ये पी साइट है और एग्जिट साइट पे आपका खाली वाला अभी भी प्रेजेंट है, खाली वाला अभी भी प्रेजेंट है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, जो आपका कोडोन है वो आ गया यूए, मतलब स्टॉप कोडोन आ गया। अब जब स्टॉप कोडोन आ गया तो ट्रांसफर आरएनए आएगा, ट्रांसफर आरएनए देखेगा अच्छा स्टॉप कोडोन है, तो वो किसी एमिनो एसिड को लेकर के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। जब किसी एमिनो एसिड को लेकर के नहीं आएगा ट्रांसफर आरएनए, तो आएगा कौन, तो आएगा रिलीजिंग फैक्टर। देखो टर्मिनेशन में रिलीजिंग फैक्टर इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर इस्तेमाल होता है, रिलीजिंग फैक्टर इस्तेमाल होता है। अब बोलोगे रिलीजिंग फैक्टर में कौन कौन सा इस्तेमाल होता है, तो हम बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर 1 इस्तेमाल होता है, रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 एंड एक होता है रिलीजिंग फैक्टर 3, या उसको हम बोल लेते हैं सिंपली राइबोसोम रीजेनरेशन फैक्टर। इसको हम ये भी बोलते हैं राइबोसोम रीजेनरेशन फैक्टर, या हम इसको RF3 भी बोल सकते हैं, ठीक है, RF3 भी बोल सकते हैं, इसको हम RF3 भी बोल सकते हैं, रिलीजिंग फैक्टर 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए किसी चीज़ को लेकर के नहीं आएगा। जब किसी चीज़ को लेकर के नहीं आएगा तो जो रिलीजिंग फैक्टर 1 है, कौन है, रिलीजिंग फैक्टर 1 है, वो रिलीजिंग फैक्टर 1 यहाँ से आके बाइंड कर जाएगा। रिलीजिंग फैक्टर 1 का जो आप स्ट्रक्चर देखोगे, जब कभी हायर क्लास में आप जाओगे, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है,
दो लोब्स होते हैं, एक नीचे की तरफ लोब्स होता है और एक ऊपर की तरफ लोब्स होता है, ठीक है। तो ये रिलीजिंग फैक्टर 1 आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, तो आप बोलोगे रिलीजिंग फैक्टर 1 आएगा, ठीक है। और रिलीजिंग फैक्टर 1 आकर के क्या करेगा, तो रिलीजिंग फैक्टर 1 आकर के क्या करेगा, उसका जो एक लोब्स होगा वो क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहाँ से बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो जो हमारा ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वो वहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से आपका ये कट जाएगा और कहीं ना कहीं ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो आपका इनकमिंग, जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन था जो बन रहा था, वो कहीं ना कहीं वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, वहाँ से कट जाएगा और हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो रिलीजिंग फैक्टर 1 आएगा, वो क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड जो यहाँ पे बन रहा था ट्रांसफर आरएनए, इसके बीच जो यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड था उसको वो ब्रेक कर दिया। और जैसे ही ब्रेक किया तो जो हमारा क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड जो बन रहा था वो पॉलीपेप्टाइड वहाँ से रिलीज हो जाता है। तो जो रिलीजिंग फैक्टर 1 है उसका ये काम है कि वो ब्रेक करके इसको हटा दिया। लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ तो है, अभी और भी चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये इसको हटा देगा देन आएगा रिलीजिंग फैक्टर 2। देन क्या आएगा, देन यहाँ पे आएगा रिलीजिंग फैक्टर 2। और रिलीजिंग फैक्टर 2 का क्या काम है, ये किसके साथ आएगा, तो ये आएगा आपका जीडीपी के साथ, ये जीडीपी के साथ आएगा, कॉम्प्लेक्स बना करके आएगा, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स बना करके आएगा, वो इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, किसको, रिलीजिंग फैक्टर 1 को पहले रिमूव करेगा। तो इसका काम क्या है कि रिलीजिंग फैक्टर 1 को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। और रिलीजिंग फैक्टर 1 को यहाँ से इस साइड से रिमूव कर दिया, देन खुद भी ये वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब समझाने वाले पॉइंट्स हैं, हम इस पर बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझा रहे हैं आपको, आप समझ में एक बार आ जाएगा तो आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं कि रिलीजिंग फैक्टर 1 पहले आएगा, रिलीजिंग फैक्टर 1 यहाँ बाइंड करेगा और रिलीजिंग फैक्टर 1 क्या करेगा, यहाँ से पॉलीपेप्टाइड को रिमूव कर देगा। और जब ये पॉलीपेप्टाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा देन रिलीजिंग फैक्टर 2 आएगा। और रिलीजिंग फैक्टर 2 क्या करेगा, इस रिलीजिंग फैक्टर 1 को रिमूव करेगा पहले, इसका पहला काम है रिलीजिंग फैक्टर 1 को रिमूव करना। और रिलीजिंग फैक्टर 1 को रिमूव करने के बाद ये खुद भी वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखो अब अगर दोनों रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, अगर मान लो दोनों रिमूव हो गया देन आएगा आपका क्या, रिलीजिंग RRF या रिलीजिंग फैक्टर 3। अब क्यों ये आएगा, इसका क्या काम हो गया, तो ये आकर के क्या करेगा, यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए बाइंड किए हुआ है किससे, राइबोसोम से, ट्रांसफर आरएनए किससे बाइंड किया हुआ, राइबोसोम से। और दोनों राइबोसोम भी कहीं ना कहीं एक साथ अटैच है। कौन सा दोनों राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट भी आपस में अटैच है, ठीक है। तो अगर हम क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो चुका है। जब प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो चुका है तो ये जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है ये दोनों भी क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ये दोनों भी अलग हो जाएगा। और साथ में ये जो ट्रांसफर आरएनए वगैरह है ये सब भी क्या हो जाएगा, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर से अगर नया प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है तो हमें फ्री क्या चाहिए, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट हमको फ्री चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिलीजिंग फैक्टर 3 है या आप बोल सकते हो राइबोसोम रीजेनरेशन फैक्टर, ये फिर से राइबोसोम को रीजेनरेट करेगा, मतलब फिर से लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट में इसको कन्वर्ट करेगा। बस समझ में आ रही। तो क्या होगा, ये रिलीजिंग फैक्टर 3 अब आकर के बाइंड करेगा यहाँ से, और रिलीजिंग फैक्टर 3 जैसे ही बाइंड करेगा वो क्या करेगा, इसको डिसोसिएट कर देगा, किसको, लार्ज सब यूनिट अलग हो जाएगा, स्मॉल सब यूनिट्स अलग हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका क्या हो जाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता इस प्रोसेस में, आपको समझना था कि ऐसे होता है, ठीक है, ये प्रोसेस। और आई होप सो समझ में आया होगा कि ऐसे होता है ये सारा प्रोसेस, क्लियर ना। अगर आपको ये वीडियो समझ में, आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड एंड क्लासमेट में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर का बेनिफिट हो सके, ठीक है। Okay, thank you students.